नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जीएस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें आपकी भारत के इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी से जुड़े हुए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है और ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू हैं, तो परीक्षा में फिर से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ लेना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन, जीएस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 4। और पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। यूपीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहां से जुते हुए खेत, अग्निवेदिकाएं और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो कहा जाता है सामवेद को। बीपीएससी का प्रश्न है। सामवेद को भारतीय संगीत और गायन का जनक माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसके मंत्रों का गान करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुई थी उन्हें कुशीनगर में। सी ऑप्शन आपका सही है। महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान मल्ल गणराज्य की राजधानी था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो यह था आपका मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्यकालीन भारतीय समाज और पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है? तो बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपकी तैयारी काफी पीछे है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। यूपीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा और शासक था। उसकी सैन्य सफलताओं के कारण विंसेंट ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। उसकी विजयों का विस्तृत वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो बताइएगा। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र, हर्षवर्धन की जीवनी और कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास माने जाने वाला ग्रंथ की रचना की। राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा और मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि चोल वंश के किस शासक ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह था राजराज प्रथम। एमपीपीएससी 2021 का प्रश्न है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी परंपराओं को दरबार में लागू किया। उसने सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना की प्रथा शुरू की। उसने लौ और रक्त की नीति भी अपनाई थी। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर को ही
नामक एक नया कृषि विभाग किस सुल्तान ने स्थापित किया था? तो वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। यूपीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार और अकाल राहत के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता, सोनधर प्रदान करना और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना था। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का सफल प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद स्थानांतरित की और वहां 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल भी उसी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट ने करवाई थी? तो यह करवाई थी औरंगजेब ने। यूपी आरओ 2014 का प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1664 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। यूपीपीएससी 2018 का प्रश्न है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस जीत ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहां की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बंबई या मुंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करना था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार जगदीशपुर से विद्रोह का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। बीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 80 वर्षीय राजपूत जमींदार वीर कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में और लियाकत अली ने इलाहाबाद प्रयागराज में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। यूपीपीएससी 2015 का प्रश्न है, 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन के तरीकों को लेकर कांग्रेस दो धड़ों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार में दोनों दल पुनः एक हो गए। अगला प्रश्न है आपका कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस नई पार्टी की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है आपका सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 के त्रिपुरी संकट में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराने के बाद बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मतभेदों के कारण इस्तीफा देकर उन्होंने मई 1939 में अपनी एक नई राजनीतिक संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, जिसका नेतृत्व बाद में बोस ने संभाला था। अगला प्रश्न है आपका कि 24 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके मध्य हस्ताक्षरित किया गया था? तो यह हुआ था डॉक्टर BR अंबेडकर के। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था।
इसके समाधान के लिए गांधी जी मदन मोहन मालवीय द्वारा समर्थित और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। देखिए, जो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम याद रखिएगा। एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया था कि उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, जब सांप्रदायिक पंचायत आया था, तो उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था? तो यह शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। यूपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यहीं गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका रॉलेट एक्ट आएगा, उसके बाद दांडी मार्च आएगा, फिर गांधी इरविन समझौता आएगा और फिर क्रिप्स मिशन। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया, इसे काला कानून कहा गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। अगला प्रश्न है आपका जो वो है भूगोल टॉपिक से। इतिहास आपका कंप्लीट हो गया है, अब भूगोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और प्रश्न है आपका कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो यह है बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः चीन आता है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 2323 किलोमीटर और नेपाल का स्थान आता है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की है, लेकिन यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करता है? तो सही उत्तर है आपका अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत का तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक स्टेट है, ये भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो यह है आपकी गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से होता है। कावेरी नदी को प्रायः दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे और सही उत्तर है आपका भी ओडिशा। यूपी आरओ 2021 का प्रश्न है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। यह 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि नामित होने वाला भारत का पहला स्थल था। आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील और केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्दियों शीतकाल के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो यह है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यूपीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं। यह वर्षा रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं के लिए बहुत लाभदायक होती है। लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से मुख्य रूप से तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो यह है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर कहा जाता है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल चट्टानों के टूटने से हुआ है और यह महाराष्ट्र, गुजरात,
मालवा के पठार में प्रमुखता से पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बनाई गई है सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। इसके पीछे बनी विशाल कृत्रिम झील का नाम गोविंद सागर झील है। सिखों के 10वें गुरु के नाम पर यह नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं? तो कई बार मैंने आपको यह प्रश्न कराया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, तांबा। यूपी आरओआर 2016 का प्रश्न है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी अपने तांबे की खदानों के लिए प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रसिद्ध है। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL प्रमुख संयंत्र है स्थित है। जावर राजस्थान जस्ता और सीसा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी प्रणाली पर स्थित है और किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और प्रयागराज से हल्दिया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, 1620 किलोमीटर। यह गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश को हल्दिया पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सादिया तक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रमुख गद्दी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो यह निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी एक प्रमुख अर्ध खानाबदोश चरवाहा जनजाति है जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा जिलों में पाई जाती है, धौलाधर श्रेणी में। ये लोग मुख्य रूप से भेड़ बकरी पालते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। संथाल झारखंड में और गोंड मध्य प्रदेश में प्रमुख है। अगला प्रश्न है आपका कि सौरमंडल के किस ग्रह को उसके लाल रंग के कारण लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी ऑप्शन, मंगल। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। भारत ने मंगल के लिए मंगलयान मिशन भेजा था जिसका नाम था मॉम। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है और जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो यह है आपका समताप मंडल। ओजोन परत O3 मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। यह परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों को अवशोषित करती है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं बादल वर्षा होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बेसाल चट्टान निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का एक प्रमुख उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका सी, आग्नेय चट्टान। यूपी आरओआर 2014 का प्रश्न है, बेसाल्ट एक बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है जो ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडे होने से बनती हैं। ग्रेनाइट भी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, अंतर्भेदी है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान और संगमरमर कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री जलधाराओं के संदर्भ में अगुलहास की जलधारा किस महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है? तो यह है आपकी हिंद महासागर की। अगुलहास जलधारा दक्षिण हिंद महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। हम्बोल्ट पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है आपकी दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के साथ फैली हुई है और दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, लगभग 7000 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगागुआ है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में और आल्प्स यूरोप में है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध जिब्राल्टर संधि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। यूपीपीएससी 2016 का प्रश्न है, जिब्राल्टर जल संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भूमध्य रेखा ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। यह यूरोप में स्पेन और अफ्रीका मोरक्को को एक दूसरे से अलग भी करती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है।
अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो यह है आपकी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहते हुए उत्तर की ओर भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। जल ग्रहण क्षमता और चौड़ाई के आधार पर अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया का प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किन देशों में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है चीन और मंगोलिया। यूपी आरओ 2017 का प्रश्न है। गोबी मरुस्थल एक विशाल ठंडा मरुस्थल है। यह पूर्वी एशिया में चीन, उत्तरी चीन और मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि कृषि की विशेष शाखा विटीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से है? तो बताइए। सही उत्तर है आपका विटीकल्चर जो है यह आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। यूपीपीएससी प्री 2021 का प्रश्न है। विटीकल्चर का अर्थ व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती करना है। यह भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह राज्य है केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है, 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। केरल की साक्षरता दर भी 2011 में सर्वाधिक थी, 94%। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, 879, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में डेटा अपडेटेड है, कुछ सुधार हुआ है। नई जनगणना में पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की राजव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। भारत की राजव्यवस्था प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? प्रश्न आपको आसान लग सकता है और जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। यूपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आप सभी को प्रश्न बहुत आसान लगता है और होता भी है, लेकिन उसकी डिटेलिंग भी देखा करिए, जहां से आपका 2 से 3 प्रश्न तैयार होते हैं। तो सिर्फ हम आपको एक प्रश्न नहीं करा रहे होते हैं, 2 से 3 प्रश्नों की तैयारी करा रहे होते हैं उस प्रश्न से जो संबंधित होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो यह अभी हाल ही में पेट एग्जाम हुआ था 2023 में, शायद उसमें पूछा गया था। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 65 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का अनुच्छेद 148 निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था करता है। तो यह करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कैग की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हजारों बार आगे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। इन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी, ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। और ये 3 स्तर थे: ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने 1977 में द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है अनुच्छेद 352 के तहत। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध, दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, तीसरा 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया। 1999 में भी भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन तब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कोई भी आपातकाल नहीं लगाया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और ये 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यह प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 किसी के तहत राज्य विधानमंडल के अवकाश सत्र में न होने के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की अगली बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना चाहिए। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये नियुक्तियां करी जाती हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनके हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली और जर्मनी बाइमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। इनका संबंध मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का भाग 9 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो यह संबंधित है ए पंचायतों से। संविधान का भाग 9 पंचायतें विषय से संबंधित है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पुनः स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल है।
भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। यह भी कैग की तरह बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि स्पीकर कौन थे? यह भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, जीबी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीबी मावलंकर कहते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये 1952 से 1956 तक रहे। इन्हें लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। M.A. अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ये भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और शुरुआत करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की। प्रश्न है आपका कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से जो 61 तक था, ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और वो कृषि पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय वर्तमान में कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका डी, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लगाया जाने वाला आयकर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। आयकर इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि यह सीधे उसी व्यक्ति से वसूला जाता है जिस पर लगाया जाता है। यह प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसका अर्थ है कि आय बढ़ने पर इसकी दर भी बढ़ती है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध तेंदुलकर समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये इसका गठन किया गया था गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 का गठन भारत में गरीबी रेखा के आकलन और गरीबी की गणना के तरीके की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति ने कैलोरी के बजाय प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया था। श्री रंगराजन समिति 2012 में बनी, जो गरीबी के आकलन से ही जुड़ी थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑपरेशन फ्लड 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को राष्ट्रीयकरण 1955 से पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइएगा। भारतीय स्टेट बैंक को राष्ट्रीयकरण से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका वाशिंगटन डीसी में। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये 1944 में हुआ था और इसी के परिणाम स्वरूप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। इन दोनों का ब्रिटेन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें या कह लीजिए, क्योंकि इस सम्मेलन से निकल कर आई। इन दोनों का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये दोनों जब कंप्लीट हुए, दूसरा विश्व युद्ध, तो अमेरिका को लगा कि दुनिया को इस समय आर्थिक रूप से एकजुट करके उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो वहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में, और उसके बाद यहाँ पर आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई। बहुत सारे विश्व स्तर की संस्थाओं की उस समय जन्म हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स में कितनी प्रमुख कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 30 कंपनियां। सेंसेक्स जिसे सेंसिटिविटी इंडेक्स कहते हैं, बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 30 प्रमुख ब्लू चिप कंपनियां शामिल होती हैं। बीएसई की स्थापना 1875 में, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। एनएसई की सूचकांक निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है और उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 2 रुपए और उससे ऊपर के सभी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित हुआ था वर्ष 2005 में। भारत सरकार ने एसईजेड नीति की घोषणा 2000 में की थी, लेकिन इसे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एसईजेड एक्ट 2005 में पारित किया गया। यह अधिनियम 2006 से प्रभावी हुआ। एसईजेड वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां आर्थिक और व्यापारिक कानून देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक उदार और कर छूट आदि वाले होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, बिहार राज्य है और इसकी साक्षरता तब 61.8% थी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। केरल सर्वाधिक साक्षरता के साथ 94% के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत की कुल साक्षरता दर 2011 में 74.04% थी। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था की संरचना में बड़े बदलाव या तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। अर्थव्यवस्था की संरचना में बड़े बदलाव या तकनीकी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे अभी एआई आया है तो बहुत सी नौकरियां अब जा रही हैं और नए तरीके की नौकरियां बन रही हैं। जब अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव, नई तकनीकी आने या कौशल की कमी के कारण लोगों का रोजगार छिन जाता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक ही है। कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसे दर्शाती है? तो यह दर्शाती है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी यानी कि आर्थिक मंदी को। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह जटिल स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी एक साथ मौजूद होती है। सामान्यतः महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है फिलिप्स वक्र के नियम के अनुसार, लेकिन स्टैगफ्लेशन में दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जो नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा गठित केलकर टास्क फोर्स का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? तो इसका संबंध कर सुधार से था, टैक्स रिफॉर्म से था।
डॉक्टर विजय केलकर समिति 2002 का गठन भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचना का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए किया गया था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का प्रारंभिक विचार भी केलकर टास्क फोर्स द्वारा ही दिया गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध मानव विकास सूचकांक किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। एसडीआई प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है। इस सूचकांक को 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विकसित किया था। ये दोनों लोग साथ में पढ़ते थे इंग्लैंड में, तो वहीं से इनके मन में जो विचार आए उसके आधार पर ये आगे जाकर बना। इसके 3 आयाम हैं: जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूली वर्ष और प्रति व्यक्ति आय यानी कि जीवन स्तर। अगला प्रश्न है आपका कि बजट निर्माण की यह वह तकनीकी जिसमें पुराने खर्चों को आधार न मानकर हर साल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग। शून्य आधारित बजट में पिछले वर्ष के आंकड़ों को शून्य मान लिया जाता है और हर खर्च को नए सिरे से औचित्य सिद्ध करना होता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में पीटर ए पायर ने की थी। भारत में इसे पहली बार 1987-88 के बजट में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी निवेश के संदर्भ में एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है, और इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई का अर्थ है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के शेयर, बांड आदि में छोटी हिस्सेदारी आमतौर पर 10% से कम खरीदता है प्रबंधन में नियंत्रण के बिना, तो उसे एफपीआई कहते हैं। 10% या उससे अधिक के निवेश प्रबंधन नियंत्रण के साथ को एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित की गई थी। इसने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। 1991 में नई औद्योगिक नीति एलपीजी आई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। इसका प्रतीक चिन्ह लोगो शेर है जो औद्योगिक पहियों से बना हुआ है। इसमें शुरुआत में 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो हो जाइए। ऑप्शन डी आपका सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में काम करते हों। भारत ने आजादी के बाद इस मॉडल को अपनाया है। तो जैसे बहुत सारी तेल कंपनियां हैं, उसमें सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, तो इसी प्रकार से ये सह अस्तित्व काम करता है। इसरो जैसे स्पेस के लिए इसरो सरकारी कंपनी है, वैसे स्काई रूट और बहुत सारी कंपनियां भी बन गई हैं प्राइवेट क्षेत्र की। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के ये 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत सारे अच्छे प्रश्न भी थे, कुछ प्रश्न रिपीटेड भी थे जो कि हर मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी थ्योरी के साथ इनको तैयार करते हैं तो एक बड़ा हिस्सा आपका तैयार हो जाएगा और लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे तो चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट होने लगेंगी कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उनकी थ्योरी कैसे आपको तैयार करनी है। तो रही बात इस सेशन के पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर जहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ्स की एक फीस निश्चित है और वो अगर आप देना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस बैच में, आरओ बैच में, पीसीएस बैच में, वहाँ पर भी ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है।
निरंतर हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 100 प्रश्न कर दो, कुछ लोग कहेंगे 120 कर दो, कुछ लोग कहेंगे 200 कर दो, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि 80 प्रश्न कम नहीं है। 80 प्रश्नों के साथ मैं आपको थ्योरी भी देता हूं, तो ये तकरीबन आपके 100 के ऊपर ही पहुंच जाते हैं, 120 130। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो थोड़ा सहूलियत के साथ, धैर्य के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानकर चलिए। कंटेंट हमेशा आपको बेस्ट मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए और ख्याल रखिए अपना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। हमारा अच्छा कंटेंट और आपके अच्छे कमेंट दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। दोनों सकारात्मक रहेंगे तो चीजें भी लाइफ में सकारात्मक होती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।